अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 9 जून 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और जो नए चैनल पर आए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि रेफरेंडम के बारे में है, जो वोटिंग हो रही है इटली के अंदर। जैसा कि पहले भी बताया गया था कि काम काज के कवानीन को लेकर और इसके अलावा इटालियन सिटीज़नशिप के हवाले से फ़िलहाल जो रिक्वायरमेंट है वो 10 साल चल रही है और इस कानून को कम करने के लिए यानी कि 5 साल करने के लिए जो रेफरेंडम है वो करवाया जा रहा है। तो फ़िलहाल जो सिचुएशन चल रही है, जो वोटिंग हो रही है, उसकी टाइमिंग जो बताई जा रही है जो कि सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, जो कि 8 जून को ये टाइमिंग थी और आज 9 जून की जो टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक की है। पर जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि सिर्फ लगभग 8% के करीब जो कि वोटिंग दोपहर के 12 बजे तक हुई है। काफ़ी कम है जो कि वोटिंग, यानी कि लोग काफ़ी कम तादाद में वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये जो भी कवानीन हैं इनके अंदर जो तब्दीली करेगी गवर्नमेंट तो वो तब ही हो सकेगी जब 50% या फिर 50% प्लस वोटिंग होगी, तो ही फिर ये कवानीन तब्दील होंगे। तो फ़िलहाल काफ़ी कम लोग इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। तो अब देखना ये है कि इसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा। तो आज आखिरी दिन है वोटिंग का, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर शामिल हों ताकि जो कवानीन हैं वो पास हो सकें जो इससे नए आने वाले हैं, ख़ास तौर पर इटली के अंदर जो बच्चे हैं और इसके साथ साथ जो ऑलरेडी मौजूद हैं। जब वो नेशनलिटी वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके इस कवानीन में तब्दीली हो और जो डिफरेंट और भी कवानीन इसके अंदर काम काज के शामिल हैं उनके अंदर भी तब्दीली हो सके, मज़ीद आसानियाँ पैदा हो सकें गैर मुल्कियों के लिए। तो इसमें भरपूर साथ दें। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि बोर्सा दी लवोरो इटली के अंदर मौजूद वालदैन के लिए जो बच्चे 16 साल के हो जाते हैं, जब तो इटालियन गवर्नमेंट उनको एक मौका देती है कि वालदैन पर बोझ कम किया जाए और बच्चों को भी आगे किया जाए कामकाज के लिए और फ्री की जो पॉकेट मनी वालदैन से ना लें। तो ये जो बोर्सा दी लवोरो है इटालियन गवर्नमेंट कमूना है, तो ये वालदैन को ऑफ़र करता है कि जिनके बच्चे 16 साल के हो जाते हैं तो वो कहीं भी काम ढूंढें और जो मालिक है दुकान का, जैसा कि कोई दुकान हो, कोई सर्विस स्टेशन हो, किसी भी किस्म का कोई भी काम हो, तो जो मालिक है जहाँ पर काम करते हैं वो पैसे नहीं देगा बल्कि काम बच्चा वहीं पर ही करेगा लेकिन पैसे गवर्नमेंट देगी। तो इससे भरपूर फ़ायदा हासिल करें, ख़ास तौर पर जो वालदैन हैं और जिनके बच्चों की उम्र 16 साल या 16 साल के करीब हो चुकी है। तो वो इस जो कानून है गवर्नमेंट की तरफ से सहूलत दी गई है, इससे ख़ास तौर पर भरपूर फ़ायदा हासिल करें ताकि जो वालदैन के ऊपर बोझ है वो कम हो सके। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि वीज़ा रिजेक्शन से मुतलिक बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, यानी कि रिजेक्ट वीज़ा भी आपका लगेगा। तो जिनका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि एकदम से नहीं वीज़ा लग जाता, 1 साल तक वीज़ा एम्बेसी में रहता है, यानी कि केस और फिर अपील की जाती है। तो जैसे ही अपील करते हैं तो एम्बेसी वाले रिजेक्ट कर देते हैं। तो रिजेक्शन की जो मेन वजह है वो ये होती है कि एक तो ज़ुबान नहीं आती और दूसरा आपने शो नहीं करवाया होता कि आपने जाना किधर है, इटली में जाकर किधर रहना है, किधर बसना है। तो ये 2 मेन पॉइंट हैं जिसकी वजह से रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर आप दोबारा अपील करेंगे, इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखेंगे तो यकीनन पॉजिटिव रिज़ल्ट ही आप लोगों को मिलेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा जो लोगों के वीज़ा रिजेक्ट होते हैं उनकी वजूहात इन्हीं बेस पर होती हैं, लेकिन कुछ भाई ऐसे हैं जिन्होंने बार बार अपील की, यानी कि कईयों का 6 माह का टाइम लगा, कईयों का साल का टाइम लगा, कईयों का 1.5 साल का टाइम लगा, लेकिन वो अपील करते रहे और जो वजूहात हैं उनको समझते रहे। उसके बेस पर उन्होंने दोबारा बार बार अपील की तो उनका अब वीज़ा लग चुका है। तो ये बताने का मकसद इसलिए ये है कि क्योंकि बहुत से लोग इस तरह की गलती करते हैं जिसकी वजह से उनके वीज़े रिजेक्ट होते हैं। तो इन चीज़ों को ख़ास तौर पर अपने माइंड में रखा करें और जल्द हार ना मान लिया करें, क्योंकि आप बार बार अपील करेंगे तो ही उनको मालूम पड़ेगा कि बंदा जेन्युइन है और बंदा ख़ास तौर पर
जाना चाहता है और आपको उसके रीज़न भी मालूम होते जाएंगे। तो ये एक बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर की है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि स्पीड आईडी से मुतलिक है। जैसा कि हर बंदा यूज़ कर रहा है स्पीड आईडी, तो स्पीड आईडी क्या है? हमारी डिजिटल आइडेंटिटी। तो स्पीड आईडी के साथ हम बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं, तकरीबन हर एक काम को स्पीड आईडी के थ्रू ही जो कि जुड़ा किया है। 2023 के अंदर गवर्नमेंट की जानिब से 40 मिलियन यूरो की फंडिंग की गई थी जो कि इस डिजिटल आइडेंटिटी को कायम रखने के लिए। तो अब बताया जा रहा है कि आने वाले समय के लिए गवर्नमेंट फंडिंग नहीं अगर करती है तो हमें इस स्पीड आईडी के पैसे देने पड़ेंगे। तो ये पैसे कितने हैं? तो हमें एक साल का 5 यूरो 98 सेंट यानी कि एक साल के तकरीबन लगा लें 6 यूरो पड़ेंगे। तो ये बताया जा रहा है कि जो बाकी फ्री हैं यानी कि 10 साल के बाद उनको भी पैसे लगेंगे। तो अब इसमें ये ज़्यादा पैसे नहीं लेंगे। अगर ये पैसे ज़्यादा लेंगे तो लोगों ने इसको यूज़ करना छोड़ देंगे, क्योंकि जो हमारा ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कार्ता दी अदेंता है वो भी यही काम करता है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों से शेयर करेंगे जो कि इटली के अंदर हर दुकान को कैशलेस बनाना है, यानी कि कार्ड के साथ पेमेंट करनी है, बहुत ज़रूरी है। तो ये जो लिमिट है आने वाले टाइम पीरियड के अंदर ख़त्म होने वाली है। तो हो सकता है कि जुलाई के महीने के अंदर ही ये लागू हो जाए कानून। तो जो अब पेमेंट होगी, अगर आपने कॉफ़ी पीनी है या जो भी 4 या 5 यूरो का सामान लिया है तो आप लोगों ने कार्ड से ही पैसे करने हैं, तो फिर इसकी लिमिट को ख़त्म किया जा सकता है। तो इसमें हम यूं कहेंगे कि पहले तो गवर्नमेंट ने सबको लगाया कि पेमेंट कार्ड के साथ की जाए, तो जिन लोगों ने पैसे लेकर डिवाइसें ली उनको नुकसान होगा। तो जो क्लाइंट हैं उनके लिए कोई भी इतना भारी नुकसान नहीं है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि नया फैमिली कानून सियासी पनाह गज़ीनों से मुतलिक है। तो जर्मन की गवर्नमेंट की जानिब से काम स्टार्ट कर दिया गया है। तो आजकल जो कानून चल रहा है कि जो फैमिली रीयूनिफिकेशन बैन करना चाह रहे हैं ख़ास तौर पर असाइलम सीकर वालों के लिए, तो इसके अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन हो गई है कि किन लोगों के लिए है। सभी असाइलम सीकर वालों के लिए है तो कौन से स्टेटस वालों के लिए है, तो इससे मुतल्लिक कौन से लोग मुतासिर होंगे। तो यहाँ पर जो लॉ है, जब कोई असाइलम अप्लाई करता है तो उसमें 3 कैटेगरीज आती हैं। पहले जो अप्लाई करता है वो पॉलिटिकल की बेस पर अगर किसी का केस पास हुआ है तो जेनिया कन्वेंशन के मुताबिक उसको ब्लू पासपोर्ट दिया जाएगा। तो इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो किसी पॉलिटिकल रीज़न की वजह से उन्होंने अपना मुल्क छोड़ा होता है। तो इसमें उनको 3 साल का रेजिडेंस परमिट इशू हो जाता है और इनके पास यानी कि ब्लू पासपोर्ट भी इनको मिल जाता है। तो ये जो कानून है उन लोगों के लिए नहीं है। दूसरे नंबर पर कैटेगरी आती है सब्सिडरी प्रोटेक्शन की है। तो उन लोगों के लिए जिनको अपने होम कंट्री में सज़ाए मौत का ख़तरा होता है। तो थर्ड कैटेगरी डिपोर्टेशन बैन उन लोगों के लिए जिनकी कोई हेल्थ इशू वगैरह हैं, जो भी इनका होम कंट्री है वहाँ पर इसका इलाज वगैरह नहीं है। तो ये जो नए रूल्स आ रहे हैं, तो ये जो कानून हैं ये सब्सिडरी प्रोटेक्शन वालों पर असरअंदाज होंगे। तो ये कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट ख़ास तौर पर जर्मन इमिग्रेशन से मुतलिक जो नए रूल्स एंड रेगुलेशन फैमिली रियूनिफिकेशन से मुतलिक आ रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या बनता है। बहरहाल ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।